हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने देखा था कि हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हम अपना आंसर कैसे निकालते हैं। तो हमने 2.6 एक्सरसाइज का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग 2.6 का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक सब स्टार मार्क वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आपको यहाँ पे साइड में शो होगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, देखो। मिस्टर कसम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। तो एक इंसान है मिस्टर कसम, वो क्या करते हैं, एक बिजनेस करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, पॉट्स बनाते हैं। अर्दन पॉट्स, मिट्टी का घड़ा बोलते हैं ना, अर्दन पॉट्स। ही मेक सर्टन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। वो क्या करते हैं, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाते हैं। तो वो हमको मालूम नहीं कितना बनाते हैं, लेकिन सर्टन नंबर बोला है, मतलब कुछ पॉट्स बनाते हैं। फिर उसके आगे बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज़ ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स। अब यहाँ पे हमको कंडीशन दिया है कि एक पॉट बनाने का खर्चा कितना होता है, एक पॉट बनाने का खर्चा कितना होता है, ₹40 ज़्यादा। किससे ₹40 ज़्यादा? ₹40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स। तो ये कंडीशन दिया है, ये आपको लिखना है। फिर ही मेक्स इन 1 डे इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट पर डे इज़ 600। तो उसके बाद में एक कंडीशन और दिया है कि अगर पूरे दिन में, पूरे एक दिन का प्रोडक्शन कॉस्ट 600 रुपया है, तो फाइंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे। तो हमको ऐसा बोला है कि अगर एक दिन में वो 600 रुपये खर्च करता है पॉट बनाने में, तो वो नंबर कितना पॉट्स बनाता है वो फाइंड आउट करना है, और एक दिन में कितना पॉट्स बनाना है वो फाइंड आउट करना है, और एक पॉट का कितना पैसा लगेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लगेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पॉट्स। तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ pots made by Mr. Kasam in 1 day be X। समझो वो X पॉट बनाते हैं, अपने को मालूम नहीं है कितना पॉट बनाते हैं, समझो वो X पॉट बनाते हैं। ठीक है, तो X पॉट बना रहे हैं। अब एक पॉट का खर्चा कितना है वो देखो। Therefore प्रोडक्शन कॉस्ट, एक पॉट बनाने का खर्चा कितना है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज कितना बोला है, ₹40 मोर बोला है। 40 मोर मतलब 40 ज़्यादा, +40। ठीक है, +40। और किससे +40? 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट ही मेक्स इन 1 डे। +40 किससे? 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय कितना, x। कितना? x। x क्या है, नंबर ऑफ पॉट है ना, तो 10 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इतना आ जाएगा, इतना रुपीज़। आई बात समझ में, इतना रुपीज़। अब आप एक बात समझो कि अगर मैं 10 पॉट बनाता हूँ दिन में, अगर मैं 10 पॉट बनाता हूँ दिन में, और एक पॉट का खर्चा 10 रुपये आता है, अगर 10 पॉट बनाता हूँ दिन में और एक पॉट का खर्चा 10 रुपये आता है, तो मेरा टोटल कितना खर्चा जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है मुझे। तो आप क्या करोगे, एक पॉट का 10 रुपया है, वैसे 10 पॉट है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आप 10 इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मुझे आंसर 100 मिल जाएगा। वैसे ही वो x पॉट बना रहा है और एक पॉट बनाने का इतना खर्चा है, तो x मल्टीप्लाई बाय ये इज इक्वल टू कितना खर्चा जा रहा है उसको, 600 रुपीज़ जा रहा है। आई बात समझ में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इज इक्वल टू 600 आएगा, वो अपना कंडीशन होगा। देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, एक पॉट, नंबर ऑफ पॉट कितना है, x है, मल्टीप्लाई बाय एक पॉट का खर्चा कितना है, 10x + 40 है, 10x + 40, ये कितना हो जाएगा, 600 रुपया। ठीक है, एक पॉट, एक द नंबर ऑफ पॉट्स और एक पॉट का कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट मिलेगा इज इक्वल टू 600। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 10x क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 10x हो जाएगा 10x इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा। और ये 600 क्या कर रहा है, 600 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या करेगा, माइनस करेगा, इज इक्वल टू 0।
आई बात समझ में। अब 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 हो गया। तो देखो ये तीनों टर्म में 0 0 है ना, मतलब अगर मैं तीनों टर्म को 10 से डिवाइड करूँ तो ये इक्वेशन थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इधर लिखो डिवाइड थ्रू आउट बाय 10, डिवाइड थ्रू आउट बाय 10। तो 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1 आंसर आ जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 40 को 10 से डिवाइड किया तो 4 आंसर आ जाएगा 4x, और 600 को 10 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आ जाएगा 60 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमको ये इक्वेशन मिल गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60। अब हमको देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए 60 चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करके 60 चाहिए, माइनस करके 4 चाहिए, तो क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा 10 और 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अच्छा इधर पहले ये लिख दो, फैक्टराइज कर दो इसको, 60 चाहिए 10 और 6 आंसर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर क्या है 10x, ठीक है, फिर प्लस इंटू माइनस छोटा नंबर माइनस 6x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। इन दोनों में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन, देयरफॉर x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, और फिर इन देखो यहाँ पे भी x प्लस 10 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो साइन क्या है डिफरेंट है, तो माइनस बाहर आएगा, 6x में से x आ गया, इधर 6 बचा, 6 आएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 10 मेरा 2 बार है तो उसको एक बार लिखो, ठीक है, और ये x माइनस 6 एक बार लिखो, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देयरफॉर x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये x प्लस 10 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6, उधर गया तो प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था नंबर ऑफ पॉट्स, है ना, तो कभी भी नंबर ऑफ पॉट माइनस में आता है क्या, नहीं आता है, तो ये x इज इक्वल टू माइनस 10 वैलिड नहीं होगा। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट वैलिड, x इज इक्वल टू माइनस 10 इज नॉट वैलिड। आई बात समझ में। देयरफॉर इधर रीजन लिखो, बिकॉज number of pots cannot be negative, number of pots cannot be negative। आई बात समझ में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 मतलब वो 6 पॉट बना रहा है, कितना पॉट बना रहा है 6, तो नंबर ऑफ पॉट्स कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब हमको क्या निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है, प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकालना है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब अब इसमें x का वैल्यू पुट करो, ठीक है, देयरफॉर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट कितना हो जाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट कितना हो जाएगा 10x प्लस 40 है। अब इसमें x का वैल्यू पुट करो, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 40, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 6 60 हो गया प्लस 40, और इससे 60 प्लस 40 100 आ जाएगा। मतलब 1 पॉट का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो गया 100 आ गया। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज 100 रुपीज़। आई बात समझ में। तो हमको आंसर मिल गया, लास्ट में आप लोग आंसर लिख दोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉट्स मेड बाय मिस्टर कासम इज 6 एंड प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 1 पॉट इज ₹100। तो देखो 6 पॉट बना रहा है और एक पॉट 100 रुपीज़ का है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 600 हो जाएगा। तो हमको 600 मिला है क्वेश्चन में जो दिया था, तो हमारा आंसर जो है वो राइट है। आई बात समझ में। ऐसे आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले आप लोग समझो कि अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो जैसे कभी कभी नदियाँ क्या होती हैं, ऐसे नीचे की तरफ बहती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ बहती हैं, ऐसे फ्लो हो रही हैं, फिर ऐसे थोड़ा ढलान आ जाता है। आई बात समझ में। तो जब हमारा बोट और जब नीचे की तरफ बह रही है तो वाटर कैसे, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, नीचे के डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो जब हमारा बोट, ठीक है, जब हमारा बोट नीचे के डायरेक्शन में जाता है वाटर के फ्लो के साथ में, ठीक है, वाटर के फ्लो के साथ में जब जाता है तब उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और जब हमारा बोट वाटर को अपोजिट जाता है, ठीक है, वाटर का डायरेक्शन इस तरफ है और बोट अब यहाँ से, समझो बोट यहाँ पे आ गया है,
अब यहाँ से बोट इस ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, बोट कहाँ जा रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होता है, ये वाटर के स्पीड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अपस्ट्रीम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। आई बात समझ में, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम समझ में आया कि जब बोट हमारा रिवर के डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम, डाउन मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, और जब वो ऊपर के तरफ जा रहा है, रिवर को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो अपस्ट्रीम होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में आप क्या करोगे, आप ये बात ध्यान में रखो कि डाउनस्ट्रीम में आप क्या करोगे, आप रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। रिवर का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, स्पीड ऐड हो जाएगा। आई बात समझ में, रिवर का स्पीड भी नीचे के डायरेक्शन में है और बोट का स्पीड भी नीचे के डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब अपस्ट्रीम होगा ना, अपस्ट्रीम, उसमें क्या होगा, आपका जो रिवर का स्पीड है और बोट का स्पीड है वो अपोजिट है, ठीक है। बोट नीचे की तरफ आ रहा है, बोट ऊपर की तरफ जा रहा है और वाटर नीचे की तरफ आ रहा है, तो दोनों अपोजिट है, तो स्पीड आप क्या करोगे, माइनस करोगे। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्पीड माइनस। आई बात समझ में। तो ये आप बात ध्यान में रखो कि जब डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, डाउनस्ट्रीम नीचे की तरफ जाना, और डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और अपस्ट्रीम में जाते वक्त रिवर का स्पीड और बोट का स्पीड माइनस होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान में रखो। फिर उसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बोट का स्पीड है ना, वो रिवर के स्पीड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोट का स्पीड जो है वो क्या होगा, रिवर के स्पीड से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर बोट का स्पीड रिवर के स्पीड से कम रहेगा तो हमको बोट चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बोट अपने आप चलेगा पानी में। अगर रिवर का स्पीड ज़्यादा होगा तो वो अपने आप ही पानी जो है बोट को लेके जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें हमको क्या अज्यूम करना है कि जो बोट का स्पीड है वो रिवर के स्पीड से ज़्यादा है, ये हमको अज्यूम करना है। और क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है रिवर का स्पीड, वाटर करंट मतलब जो वाटर पानी है ना, पानी का स्पीड हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो इतनी बात आप ध्यान में रखो, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो प्रतीक है, ठीक है, वो ऐसे बोर्ड के ऊपर जा रहा है। एक मिनट, हाँ। जो प्रतीक है वो ऐसे बोट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये बोट है और इसमें प्रतीक बैठा है, ठीक है। और समझो वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। यहाँ पे उसने क्या किया, स्टॉप कर दिया। तो पहले वो डाउनस्ट्रीम आया, ठीक है। डाउनस्ट्रीम आने के बाद में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 36 किलोमीटर ट्रैवल किया, 36 किलोमीटर ट्रैवल किया। और फिर क्या हुआ, वो यहाँ से वापस उसी स्पॉट पे चले गया जहाँ से स्टार्ट किया था, वहाँ पे वापस चले गया। नीचे आया, नीचे से वापस ऊपर चले गया। आई बात समझ में। तो उसने नीचे आते टाइम 36 डिस्टेंस ट्रैवल किया और ऊपर जाते वक्त भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 36। आई बात समझ में। तो डाउन स्ट्रीम में हमको अलग स्पीड लेना पड़ेगा और अप स्ट्रीम में हमको अलग स्पीड लेना पड़ेगा। तो स्पीड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो ये स्पीड और टाइम है ना, ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या करता हूँ मैं, इन दोनों का जगह चेंज कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, टाइम जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको वाटर करंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिखेंगे इधर लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमको ये अज्यूम करना है, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट जो फाइंड आउट करना है वो अज्यूम करो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इज कितना दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितना दिया है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये स्पीड ऑफ क्या है, बोट है, और ये स्पीड ऑफ क्या है, वाटर करंट है। तो जो स्पीड ऑफ बोट होगा ना वो वाटर करंट से ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त की स्पीड निकालते हैं। आई बात समझ में। तो स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट ट्रैवलिंग
डाउनस्ट्रीम। मैंने क्या बताया, स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम में हमको क्या करना है, हमको बोट का स्पीड और रिवर का स्पीड क्या करना है, ऐड करना है। तो बोट का स्पीड कितना है 12 है और रिवर का स्पीड कितना है x है, तो ये 12 + x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट ट्रेवलिंग अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, मैंने आपको बताया अपस्ट्रीम में दोनों का स्पीड क्या होगा, इधर बताया था माइनस होगा। तो बोट का स्पीड माइनस रिवर का स्पीड, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड है ना, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर होता है। तो हमको स्पीड मिल गया डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त और अपस्ट्रीम में जाते वक्त। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम, कब डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त कितना टाइम लगा, और हमको टाइम निकालना है अपस्ट्रीम में जाते वक्त कितना टाइम लगा। तो डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त जितना टाइम लगा प्लस अपस्ट्रीम में जाते वक्त जितना टाइम लगा, वो मिला के ही तो टोटल टाइम मिला ना हमको। और टोटल टाइम कितना बोला क्वेश्चन में, 8 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन में कितना बोला है 8 आवर्स। तो इसका अपस्ट्रीम में जाते वक्त टाइम और डाउनस्ट्रीम में जाते वक्त टाइम क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 8 आवर्स मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कंडीशन क्या लिख सकते हैं, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, तो अपस्ट्रीम में जाते वक्त टाइम कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर, ठीक है, 36 किलोमीटर नीचे आया, और उस समय उसकी स्पीड कितनी थी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी 12 + x, तो उससे एक टाइम मिलेगा। वैसे ही अपस्ट्रीम में जाते वक्त कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 36, फिर उसके बाद में क्या स्पीड था उसका 12 - x, तो हमको वो अपस्ट्रीम का टाइम मिलेगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपको 8 आवर्स मिलेगा। आई बात समझ में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है, गिवन कंडीशन, देखो डिस्टेंस ये अपस्ट्रीम ये डाउनस्ट्रीम का है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो गया आपका टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया आपका टाइम। कब किसका टाइम हो गया, जब हम लोग डाउनस्ट्रीम जा रहे हैं। फिर प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये अपस्ट्रीम का टाइम हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम का टाइम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम 8 आवर्स। ये आपका कंडीशन होगा। 36/12 + x प्लस 36/12 - x इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इधर रीज़न लिख सकते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा आप लोग रीज़न लिख सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसको देखो, दोनों में 36 ऊपर कॉमन है, तो मैं 36 कॉमन निकाल लेता हूँ। इधर बचेगा 1/12 + x प्लस 1/12 - x, ठीक है, इज इक्वल टू 8 है। अब ये 36 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर ये ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 12 + x इन 12 - x × 1, ये हो जाएगा 12 - x प्लस 12 + x × 1, 12 + x अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 + x × 12 - x। तो देखो ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a क्या है अपना 12 का स्क्वायर है, और b क्या है अपना x का स्क्वायर है -x² इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई में था तो इधर 36। मैंने एक ही स्टेप में सब कर दिया। क्या क्या कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो मल्टीप्लाई में था वो आके डिवाइड हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा, -x प्लस x गया, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, देयरफॉर 24, 12 + 12 24 अपॉन, ये क्या है देखो 12 का स्क्वायर मतलब 144 माइनस x² इज इक्वल टू, ये देखो क्या हो जाएगा, ये 4 2 हो जाएगा, 4 2 और ये 4 9 तो 2/9 हो गया। आई बात समझ में, 2/9। अब देखो हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इन दोनों को भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 2 12 डायरेक्टली ऐसा कैंसिल कर सकते हैं। आई बात समझ में। देयरफॉर इधर क्या बचेगा, 12 × 9, ठीक है, 12 × 9 कितना होता है, 108 होता है, ठीक है, 12 × 9 108 इज इक्वल टू 144 - x²। आई बात समझ में। अब ये x² इधर लेके आओ, देयरफॉर x² माइनस में है प्लस में हो गया, और ये 144 माइनस ये 108 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x² का वैल्यू कितना आ जाएगा, 144 में से 108 माइनस करो, 144 में से 108 माइनस करो तो आपको मिलेगा 36, आपको 36 मिलेगा। अब x² का वैल्यू 36 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट ले लो,
टेकिंग स्क्वायर रूट, तो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36। देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा आपको प्लस माइनस रूट 36 कितना होता है 6 होता है। अब हमको x का दो वैल्यू मिला, x का एक वैल्यू मिला 6 और x का एक वैल्यू मिला -6। तो -6 तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो आप लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 इज नॉट वैलिड, ठीक है, बिकॉज स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव, स्पीड कैनॉट बी नेगेटिव। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और x हमने क्या लिया था, x हमने वाटर करंट का स्पीड लिया था x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर करंट हमको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आपको दो कंसेप्ट पता होना चाहिए, स्पीड का कंसेप्ट डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम उल्टा भी कर सकते हो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम क्या होता है। जब डाउनस्ट्रीम में जाएंगे तो स्पीड प्लस होगा दोनों का, रिवर का और बोट का, और जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा। अब हमको स्पीड पता है, हमको डिस्टेंस दिया है 36 किलोमीटर, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम, दोनों का टाइम मिला के ही 8 आवर्स लगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो 8 आवर्स, फिर उसको सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना ही नहीं, डायरेक्टली हमको एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिला, तो उसको सॉल्व किया तो हमको एक्स का वैल्यू 6 मिला, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया है, देखो, पिंटू टेक्स 6 days मोर देन निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, ठीक है। दो बच्चे हैं, पिंटू है और निशु है। तो पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगते हैं, टेक 6 days मोर देन दैट ऑफ निशु टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क। इफ़ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर दोनों जन साथ में काम करते हैं तो वो लोग 4 दिन में पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क अलोन। तो अगर वो लोग अलग अलग काम करते हैं तो दोनों को कितना दिन लगेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको ये वर्क और टाइम का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है और ये 4 कुर्सियाँ बनाता है, ठीक है। ये एक इंसान एक दिन में क्या बनाता है, 4 कुर्सियाँ बनाता है। समझो 4 दिन में 4 days में 4 कुर्सियाँ बनाता है, 4 chairs, 4 दिन में 4 कुर्सियाँ बनाता है। तो ये एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो ये जो 4 कुर्सियाँ बनाना है ना, ये इसका काम है, वर्क है। आई बात समझ में, 4 कुर्सियाँ बनाना उसका काम है। तो 1 day में वो कितना कुर्सी बनाएगा, 1 day में 4 दिन में 4 बना रहा है तो 1 दिन में 1 बनाएगा। तो ये उसका 1 दिन का काम हो गया, 1 day वर्क हो गया, ये उसका क्या हो गया, 1 दिन का काम हो गया। तो ये 1 दिन का काम जो है वो इस टोटल काम क्या है, 1/4 पार्ट है ना। 4 दिन में अगर 4 कुर्सियाँ बना रहा है तो ये उसका टोटल काम हो गया। अब टोटल काम को वो 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, और 1 दिन में ये पहला कुर्सी, दूसरा कुर्सी, तीसरा कुर्सी, चौथा कुर्सी, तो वो 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। मतलब पूरे काम का वो कितना बना रहा है, 1/4 पार्ट बना रहा है ना, 1/4 पार्ट। आई बात समझ में। तो यही कंसेप्ट आपको समझना है कि अगर कोई इंसान 4 दिन में टोटल काम कर रहा है तो वो 1 दिन में उसका 1/4 करेगा। आई बात समझ में। और अगर एक इंसान x days में टोटल वर्क कर रहा है तो 1 दिन में वो 1/x काम करेगा। ये कंसेप्ट आपको समझना है। समझ में आया। देखो 4 दिन में 4 कुर्सियाँ बना रहा है तो उसका टोटल काम है, तो 1 दिन में कितना बनाएगा, 1 दिन में 1 ही चेयर बनाएगा ना, 1 डे में 1 चेयर बनाएगा, 1 डे लिखा है इधर, 1 चेयर बनाएगा, ठीक है। 1 दिन में कितना बनाएगा, 1 चेयर बनाएगा। तो ये 1 चेयर जो काम कर रहा है, वो 1 चेयर बनाने का काम कर रहा है, वो कितना है, टोटल काम का 1/4 पार्ट है। 1 दिन में 1/4 काम किया, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में तीसरा और चौथे दिन में पूरा काम कर देगा वो। तो जो 1 चेयर बना रहा है वो उसका 1 दिन का काम है। समझ में आया। तो टोटल काम समझो x है, तो 1 दिन में वो कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। इस पूरे काम का 1/x काम करेगा 1 दिन में। ये आपको समझना है। अब जो पिंटू है उसको 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, निशु को 6 दिन ज़्यादा लग रहे हैं, किससे, निशु से। तो हम लोग जो निशु है ना उसका काम कितना लेंगे, x लेंगे। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय, लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु
टू कंप्लीट द वर्क बी एक्स। ठीक है, निशु को x दिन लग रहा है किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 1 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वर्क डन बाय निशु इन 1 डे कितना हो जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x काम करेगा। आई बात समझ में। वैसे ही हम किसका निकालेंगे, पिंटू का निकालेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू कितना है, निशु से 6 दिन ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू कितना हो जाएगा, टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो ये 6 दिन ज़्यादा ले रहा है ना निशु से, तो x + 6 हो जाएगा। अब ये एक दिन में कितना काम करेगा, ये एक दिन में देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ पिंटू। ठीक है, आप लोग ध्यान रखो ये f है, हाँ ठीक है, मैं f ऐसे ही लिखता हूँ, चलो आपके लिए ऐसे लिख देता हूँ, ऑफ पिंटू इज इक्वल टू 1 डे कितना हो जाएगा, 1/x + 6 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये एक दिन में इतना काम कर रहा है, ये एक दिन में इतना काम कर रहा है। आई बात समझ में। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो टोटल जो डेज लगेगा वो 4 लगेगा। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 4 दिन लग रहा है, तो दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो दोनों मिला के 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/4 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट द वर्क कितना, 4 डेज। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, देयरफॉर वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे, वर्क डन बाय बोथ इन 1 डे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन में टोटल काम हो रहा है, तो एक दिन में 1/4 काम होगा दोनों से। ठीक है, तो देखो ये एक दिन का निशु का काम, ये एक दिन का पिंटू का काम, और ये एक दिन का दोनों का काम, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये आंसर आना चाहिए। तो यही हमारा कंडीशन है। देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1/4। बस अब इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, वर्क का, नंबर ऑफ डेज का, टाइम का, ये कंसेप्ट आना चाहिए। क्या कंसेप्ट है, अगर कोई इंसान 4 दिन में कुछ काम कर रहा है तो वो एक दिन में उस टोटल काम का 1/4 पार्ट करेगा, वो पूरे काम को इक्वली डिवाइड करेगा और एक दिन में वो उतना काम करेगा। तो हमको पता नहीं है कि कितना काम, कितना नंबर ऑफ डेज लग रहा है, तो समझो x डेज लग रहा है तो एक दिन में वो 1/x काम करेगा। वैसे ही 4 दिन में काम हो रहा है तो 1/4 एक दिन में काम होगा। तो कंडीशन हमारा 1/x + 1/x + 6 इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 × x + 6 x + 6 हो जाएगा, प्लस 1 × x x हो जाएगा, और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे x × x + 6। ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। देयरफॉर x + x 2x हो जाएगा प्लस 6, और ये x × x क्या हो जाएगा, x² + 6x इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो देयरफॉर 4 × 2x + 6, और ये क्या हो जाएगा, x² + 6, x × 1 तो सेम आ जाएगा। देयरफॉर 4 × 2 क्या हो जाएगा, 8x + 4 × 6 = 24 इज इक्वल टू x² + 6x। अब क्या करो, सबको ये साइड लेके आओ। देयरफॉर 8x, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x² + 6x, ये -8x हो जाएगा। ठीक है, और ये -24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x² + 6x - 8x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, -24 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए,
मल्टीप्लाई करके 24 चाहिए, माइनस करके 2 चाहिए, तो 6 4 ज़ा 6 और 4, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस है तो 6x माइनस माइनस प्लस, तो 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसका साइन माइनस है, प्लस 4 का साइन प्लस है, तो -6 + 4। आप कॉमन निकालो, x कॉमन आ गया, x माइनस 6, इधर भी x माइनस 6 आना चाहिए, साइन सेम है तो +4 बाहर आएगा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -4। अब -4 तो वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमने x क्या लिया है, हमने x लिया है नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो आप लोग लिखो देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज़ नॉट वैलिड, इज़ नॉट वैलिड। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव। आई बात समझ में? ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कैनॉट बी नेगेटिव हो गया, तो अपना x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x क्या लिया है हमने, निशु का नंबर ऑफ डेज लिया है ना, तो निशु का नंबर ऑफ डेज x हो जाएगा और पिंटू का कितना हो जाएगा, x प्लस 6 है, तो 6 + 6 12 हो जाएगा। तो ये कहाँ लिखूँ मैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। ठीक है, समझ में आएगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय निशु कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज टेकन बाय पिंटू कितना हो जाएगा, टेकन बाय पिंटू कितना हो जाएगा x प्लस 6 मतलब 6 + 6 मतलब 12 डेज। ठीक है, निशु को 6 दिन लगा और पिंटू को कितना दिन लगा, अकेले अगर काम करेंगे तो निशु 6 दिन में करेगा और पिंटू 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपको बस ये वर्क डेज वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर कोई इंसान टोटल काम अगर कर रहा है, ठीक है, 4 दिन में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन में 1/4 करेगा, तो अगर x डेज में काम कर रहा है तो एक दिन में 1/x काम करेगा। ये आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है, बस उतना कंसेप्ट ध्यान में रखो और आपका सम सॉल्व हो जाएगा। If 460 is divided by a natural number, quotient is 6 more than 5 times a divisor and remainder is 1. Find the quotient and divisor। तो हमको ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। आप समझो पहले बात कि अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करता हूँ, समझो 21 है, ठीक है, 21 है, तो 21 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 4 5 × 20, ठीक है, इधर 20 लिखूँगा, माइनस करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा। आई बात समझ में? तो जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो नंबर डिवाइड होता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जो लास्ट में बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, जो लास्ट में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइज़र होता है, ठीक है, और जिसको मल्टीप्लाई किया, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से, तो 4 5 × 20 हो गया ना, तो ये कोशेंट हो जाएगा अपना। आई बात समझ में? तो जो डिवाइड होता है वो डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र, जिससे मल्टीप्लाई किया वो कोशेंट, और जो लास्ट में बच गया वो रिमाइंडर। आई बात समझ में? तो 21 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 21 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4 × 5 + 1, तो 4 5 × 20 + 1 21 आ गया। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला बन के आता है। क्या फॉर्मूला बन के आता है? 21 क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू 4 क्या है, डिवाइज़र, मल्टीप्लाई बाय 5 क्या है, कोशेंट, ठीक है, प्लस 1 क्या बचा मैं अपना, रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला आपका इस सम में यूज़ होने वाला है। तो हमको क्या बोला है कि नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है, नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 460 इज डिवाइडेड बोला है बाय अ नेचुरल नंबर, कोशेंट इज 6 more than 5 times a divisor
एंड रिमाइंडर इज़ 1, फाइंड द कोशेंट एंड डिवाइज़र। तो अभी कोशेंट और डिवाइज़र में रिलेशन दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइज़र को अज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिवाइज़र, डिवाइज़र बोलो या डिविज़र बोलो, डिवाइज़र बी एक्स, ठीक है। डिवाइज़र को हमने क्या ले लिया, x, लेट द डिवाइज़र बी x। तो कोशेंट क्या हो जाएगा, देयरफॉर द कोशेंट विल बी, कोशेंट क्या हो जाएगा, कोशेंट विल बी, क्या कंडीशन दिया है, कोशेंट बोला है कि कोशेंट इज 6 मोर, 6 मोर मतलब +6, ठीक है, 6 मोर +6, किससे +6, 5 टाइम्स है डिवाइज़र, 5 टाइम्स मतलब 5 × x, ठीक है। तो ये कोशेंट मिल गया अपने को। और क्या बोला है, रिमाइंडर इज़ 1, ठीक है, रिमाइंडर इज़ 1, रिमाइंडर इज़ 1। तो हमको देखो डिवाइज़र x लिया, कोशेंट 5x मिला, रिमाइंडर 1 मिला। डिविडेंड क्या है, 460 है, वो भी लिख दो, डिविडेंड इज इक्वल टू 460। बस अब हमको ये कंडीशन में वैल्यू पुट करना है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय द गिवन कंडीशन, ठीक है, या फिर आप ऐसा लिखो, वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड क्या है, 460, देयरफॉर लिख दो इधर, इज इक्वल टू डिवाइज़र क्या लिया हमने, x, कोशेंट क्या है देखो 5x + 6, और रिमाइंडर क्या मिला, 1 मिला। अब इससे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, देयरफॉर 460 इज इक्वल टू x × 5x हो जाएगा 5x का स्क्वायर, x × 5x 5x का स्क्वायर, प्लस 6 × x क्या हो जाएगा 6x, और ये +1, ठीक है। अब ये 460 वो साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमको मिलेगा देयरफॉर 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा -459, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो चाहिए तो, ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है फॉर्मूला। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5x का स्क्वायर माइनस क्या है, 6 प्लस है 6x, फिर -459 इज इक्वल टू 0। आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला हो गया है, ठीक है। डिफ़िकल्ट मतलब क्या, इधर भी 5 है, इधर 459 है, तो हमको पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, और ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो मुझे माइनस करके 6 दे। तो हम करते हैं, देखो पहले तो आप क्या करो, 459 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 इधर आ गया, 4 इधर है, 5 5 ज़ा 25, 4 29, ठीक है, 2 इधर आ गया, 5 4 ज़ा 22, ठीक है, 2295 आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा, 5 × 459 किया तो 2295 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको इस 2295 को फैक्टराइज करना है, और ऐसे 2 नंबर के ग्रुप बनाने हैं, 2 नंबर का पेयर बनाना है, जो मुझे माइनस करके क्या देना चाहिए, 6 देना चाहिए। तो हम लोग देखो कैसे करेंगे। तो देखो लास्ट में 5 है, मतलब ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 4 ज़ा, ठीक है, 5 5 ज़ा, ठीक है, 5 9 ज़ा, 5 4 ज़ा 22 आ गया, 5 5 ज़ा 25, 4 आ गया 9, ठीक है। अब देखो ये 4 और 5 क्या है, 9, और 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 3 के टेबल में जाता है, ठीक है, तो ये पूरा नंबर 3 के से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और ये 3 3 ज़ा, अब 153 आ गया। 153 देखो, 1 + 5 6, 6 + 3 9, तो ये वापस 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हुआ, 3 5 ज़ा और 3 1 ज़ा। अब ये 51 आ गया, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 51 हो गया, 3 1 ज़ा 2 बच गया, 3 7 ज़ा। अब 17 आ गया, 17 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, तो 17 उसके खुद के टेबल में जाएगा, ठीक है, 17 1 ज़ा।
आई बात समझ में। अब हमको क्या करना है, अब हमको 2 नंबर का ग्रुप बनाना है जो मुझे माइनस करके 6 देना चाहिए, ठीक है। तो देखो 5 3 जा कितना होगा 15, 15 3 जा 45, ठीक है 45 हो गया। और ये 17 3 जा कितना होता है, 17 3 जा 51 होता है। देखो 51 माइनस 45 करके मेरे को 6 मिल रहा है क्या, 51 में से 45 माइनस किया तो 6 मिल रहा है, ठीक है। तो हमारे दो जो ग्रुप हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 45 और 51 हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो जो हमको 2295 इधर लिख देता हूँ, इसको हमने फैक्टराइज किया, हमको क्या ग्रुप मिल गया 51 और 45 मिल गया। आई बात समझ में। तो आपको भी ऐसा करना है, फैक्टराइज करो, ग्रुप बनाओ 2 नंबर का, ठीक है। मैंने 5 3 और ये 3 45 हो गया और 17 और 3 ये एक नंबर मिल गया, ठीक है। तो हमको दोनों नंबर मिल गए। अब ये दोनों नंबर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर 5x² प्लस बड़ा नंबर क्या है देखो 51x प्लस इंटू माइनस माइनस 45x, ठीक है। अब माइनस ये 459 इज इक्वल टू 0। तो इनमें से कॉमन निकालना है, इनमें से कॉमन निकालना है, ठीक है। देयरफॉर देखो x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 5x, x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 5x प्लस 51 बचेगा, ठीक है। x बाहर आ गया ना 5x प्लस 51। फिर यहाँ पे भी सेम आना चाहिए 5x प्लस 51 आना चाहिए, ठीक है। साइन देखो अलग अलग है तो माइनस बाहर आएगा, ये इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। ये इसको मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ 2295 को है ना, मैं 2295 को यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है 2295, ठीक है। 2 फैक्टर मिल गए 49 और 51, तो ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आप समझो थोड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो अंदर 5x बचा और ये 51 बचा। तो यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी मिलना चाहिए, यही सेम ब्रैकेट यहाँ पे भी मिलना चाहिए ना। तो 5x प्लस 51 तो मैंने अंदर लिख दिया। आप देखो x तो अंदर आ गया, 45 में से 5 अंदर आ गया। 45 मतलब क्या, 45 मतलब 9 5 है ना, 9 5 तो 5 तो अंदर रह गया, बचा क्या 9, तो इधर 9 आ जाएगा। आई बात समझ में। देयरफॉर 5x प्लस 51 मेरा एक ब्रैकेट हो जाएगा और x माइनस 9 मेरा दूसरा ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में। 5x प्लस 51 मेरा एक ब्रैकेट, x माइनस 9 मेरा दूसरा ब्रैकेट। देयरफॉर 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर 5x का वैल्यू कितना हो गया -51 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा -9 वो साइड गया तो +9। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा -51 डिवाइडेड बाय 5 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। आई बात समझ में। अब हमको देखो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा। अब देखो हमको क्वेश्चन में बोला है कि 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर बोला है। क्या बोला है, नेचुरल नंबर। तो x क्या हमने लिया, x हमने डिविज़र लिया ना, जिससे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो माइनस आया तो माइनस तो नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये कुछ भी होने तो माइनस आया मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू -51 अपॉन 5 इज नॉट वैलिड, ठीक है, बिकॉज -51 अपॉन 5 इज नॉट नेचुरल। ऐसा सिंपल रीज़न लिखने का, नॉट नेचुरल, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 9। हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, हमको पूछा है कोशेंट और डिवाइजर दोनों बताओ। तो डिवाइजर x है ना, x मिल गया। तो देयरफॉर डिवाइजर जो है x हमको मिल गया। अब कोशेंट क्या हो जाएगा, देखो कोशेंट जो है वो है 5x प्लस 6 है। तो इसको x के जगह पे 9 पुट करो, 5 × 9 + 6, तो 5 9 45 + 6, 45 + 6 कितना हो जाएगा 51। तो कोशेंट मेरे को क्या मिल गया, कोशेंट मेरे को मिल गया 51, ठीक है। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे देयरफॉर द डिवाइजर इज 9 एंड द कोशेंट इज 51। आई बात समझ में। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि एक्टिविटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक एक्टिविटी दिया है, उस एक्टिविटी को हमको सॉल्व करना है। तो एक्टिविटी में क्या दिया है, देखो एक्टिविटी में एक ट्रपीजियम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फिगर है उसको हम लोग ट्रपीजियम बोलते हैं और इस ट्रपीजियम का हमको एरिया दिया है। एरिया कितना दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है।
अब इस ट्रेपीजियम में हमको कुछ साइड्स दिया है, जैसे ए बी साइड है वो x है, डी सी साइड जो है वो 2x+1 है, ए एम इधर ये पॉइंट m है, ठीक है, ये पॉइंट m है, ए एम कितना है x-4 है, और बी सी साइड जो है वो x-2 है। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो देखो ए बी और डी सी ये दोनों क्या है, ए बी और सी डी दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए बी प्लस डी सी, पैरेलल साइड का सम करना है तो ए बी और डी सी को ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये देखो ए एम जो है वो डी सी को परपेंडिकुलर है, मतलब ये ए एम है वो इसका हाइट हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम का हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एरिया दिया हुआ है, हमको इनके मदद से एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद में हमको ए बी, बी सी, सी डी और ए एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। तो देखो सोल्यूशन में हमको क्या दिया है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम, ठीक है। ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है वो क्या है, ट्रेपीजियम है, ठीक है। इसमें बोला है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी को, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी को, इस सी डी को ए बी पैरेलल है। तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो जाएगा, इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड जो है उनका सम x और 2x+1 ए बी प्लस सी डी इंटू इधर क्या आएगा, हाइट आएगा ना, और हाइट क्या है, ए एम है। तो यहाँ पे पहले बॉक्स में आप लिखोगे ए एम, पहले बॉक्स में आप लिखोगे ए एम, हाइट ए एम है। आई बात समझ में। अब वैल्यू पुट किया है, देखो एरिया का वैल्यू 33 है, हाफ ए बी का वैल्यू x है, ए बी का वैल्यू x है, और सी डी का वैल्यू क्या है, 2x+1 है, 2x+1। तो ए एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एम का वैल्यू देखो क्या है, ए एम का वैल्यू x-4 है। तो इस ब्रैकेट में आपको सिंपली x-4 लिखना है। आई बात समझ में, x-4। अब देखो, अब यहाँ पे देखो x+2x 3x हो गया, ये +1 है, x+2x 3x और ये +1 आ गया, मतलब ये 2 है ना, इस साइड जाके क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो 33 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और ये 3 2 ज़ा 6, 66 हो जाएगा। फिर ये x+2x 3x और ये +1। अब ये x-4 जो है वो सिंपली आप लोग यहाँ पे x-4 लिख दो। आई बात समझ में। अब देखो इन दोनों ब्रैकेट को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 66 को ये साइड लेके आएंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो ब्रैकेट कैसे मल्टीप्लाई करना है, देखो साइड में मैं बता देता हूँ आपको। देखो क्या दिया है, 3x+1 है और ये x-4 है, ठीक है। तो देखो 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x², 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x² और 3x इंटू 4 क्या हो जाएगा, -12x हो जाएगा, है ना। 3 4 ज़ा 12 माइनस है और x वैसे ही आ गया। फिर 1 इंटू एक्स 1x हो जाएगा +1x और 1 4 ज़ा क्या हो जाएगा, -1 4 ज़ा 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो देखो ये हो जाएगा 3x², ठीक है, -12x + 1x, तो ये हो जाएगा -11x, ठीक है, -4 और इधर जो +66 था ये साइड आएगा तो -66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x² -11x -4 और 66 और 4 को ऐड करो तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। तो इन दोनों देखो 3x² है, बीच में क्या है 11x, तो आप 11x यहाँ पे लिखोगे और लास्ट में क्या है 70, तो आप 70 यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को फैक्टराइज किया है, तो फैक्टराइज करेंगे तो हमको इधर 3x कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा। अब ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, क्या हो जाएगा, अब फैक्टराइज करोगे, कैसे करोगे, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 21, ठीक है, 21 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करके 210 आना चाहिए, माइनस करके 11 आना चाहिए। तो 210 बड़ा नंबर है तो इसको क्या करो, आप फैक्टराइज करो, 210, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 0 5, ठीक है। फिर ये 3 में जाएगा 3 ज़ा 1 3 5 ज़ा, फिर 3 में नहीं जाएगा, फिर ये 5 में जाएगा 5 7 ज़ा और 7 1 ज़ा। तो देखो ऐसा दो नंबर ढूंढो जो मल्टीप्लाई कर माइनस करके क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो 7 3 ज़ा कितना होता है, 21 होता है, और 5 2 ज़ा कितना होता है, 10 होता है। तो 21 - 10 11 मिलेगा, तो 21 और 10 हो जाएगा, 21 और 10। तो देयरफॉर 3x² -21x +10x, ठीक है, -70 = 0। तो देखो इनमें से कॉमन निकालना है, तो देखो 3x कॉमन आएगा बाहर
तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 7, ठीक है। फिर यहाँ पे भी x माइनस 7 आना चाहिए, तो प्लस 10 बाहर आएगा इज इक्वल टू 0। आएगा समझ में? तो देखो हमको 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, देखो x माइनस 7 आ गया, तो x माइनस 7, फिर प्लस 10 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 7। ऐसा आप लोग साइड में सॉल्व करके फिर ब्रैकेट को फिल कर सकते हो। अब देखो 3x प्लस 10 एक ब्रैकेट और x माइनस 7 मेरा दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -10/3, और इधर से x का वैल्यू -7 हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा। अब लेंथ कैन इज नेवर नेगेटिव, तो x का वैल्यू -10/3 हो गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये नॉट वैलिड होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमको x का वैल्यू कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब हम AB का वैल्यू निकाल सकते हैं। AB क्या था, AB x था, तो AB का वैल्यू डायरेक्टली, AB x था, AB का वैल्यू डायरेक्टली 7 आ जाएगा। CD का वैल्यू क्या था, 2x + 1 था, ठीक है। तो 2x + 1 मतलब 2 × 7, 14 + 1 15 आ जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 15। फिर AD और BC क्या है, AD ये है, AD और BC ये है, x माइनस 2 है, x माइनस मतलब 7 - 2 5। तो हमको सबका आंसर मिल गया, ठीक है। AB का वैल्यू मिल गया, CD का वैल्यू मिल गया, AD और BC का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो भी खत्म हो गया है कम्प्लीटली। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी बना है, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते जाती हैं, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।